नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे जो एसी में एरर आता है। बहुत सारे आप काम करने के लिए गए होंगे तो वहां पर जो एरर आता है उस एरर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये एरर कैसा आता है, क्यों आता है, इसके पीछे कुछ कहानी है और इसको समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आप ये फॉइल को जब पकड़ना सीख लीजिएगा तो आपके लिए जो लेट समय लगता है वहां पर जाकर ये समझना पड़ता है या किसी के पास कॉल करना पड़ता है कि इसका क्या मतलब है। तो आई थिंक ये वीडियो जब आप क्लियर देख लीजिएगा तो आपको किसी के पास कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं सारा वीडियो हर कंपनी का एरर कोड लेकर आऊंगा और आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरर कोड ऑन द डिस्प्ले। जब हम लोग किसी के घर काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले क्या देखते हैं कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, एरर आ रहा है कुछ, जो भी जैसे ये वोल्टास एसी का, अभी जो मैं इसमें दे रहा हूं ये वोल्टास एसी का, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको एरर आएगा आपको पकड़ना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। हाँ, बहुत सारे लड़का ये भी करता है कि जैसे ही एरर आया आप मार लेते हो गूगल पर सर्च। उसमें क्या होता है कि वो चलो ठीक है, लेकिन हमारे ही जैसा और आपके ही जैसा वहां पर भी लोग अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग जो गूगल है वो अलग से डाउनलोड होकर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें समझनी है और थोड़ी बहुत एक वीडियो अगर 5 मिनट 6 मिनट के लिए देख लेते हैं तो आई थिंक आपके लिए होपफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे एरर E1 की। किसकी? एरर E1 की। इसमें क्या होता है, जब डिस्प्ले पर आपको एरर E1 आएगा तो ये एक्चुअल में है इन्वर्टर एसी की, ठीक है। वोल्टास एसी जो इन्वर्टर में आया है नया वाला, उसका ये सारा चीज है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेंगे E1 की। इसमें क्या होता है कि जो रूम टेम्परेचर का सेंसर होता है, क्या होता है सेंसर के बारे में आपको जानना जरूरी है कि सेंसर जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें बहुत तरह के होते हैं, 5 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। तो इसमें जानना जरूरी है कि जो रूम टेम्परेचर के लिए सेंसर होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो आप देखे होंगे कूलिंग कॉइल के ऊपर एक फिन्स होते हैं, उस फिन्स के ऊपर ये क्या होता है, हमेशा लगा होता है। तो उसको आपको निकाल कर देख लेना होगा कि कहीं वो जला उला तो नहीं है ना, कहीं वो खराब तो नहीं होगा। या ये भी हो सकता है जो पीसीबी उसका होता है उस पीसीबी से उसका जैक निकल गया या चूहा उसका वायर काट दिया, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अच्छे से देखना होगा कि जो E1 आया है, E1 जो कारण है इसका यही है कि उसका जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर का जो सेंसर होता है, इससे उसका प्रॉब्लम है। तो आपको उसको अच्छे से देखना होगा। अब बात आ गई कि सर ये तो मान लो कि कहीं ना काटा है, ना पीसीबी से निकला हुआ जैक, फिर भी वो उसका प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैसे? तो इस सेंसर को आप चेक भी कर सकते हैं। देखो क्या है ना कि आप क्या करो कि ये जो सेंसर होते हैं ना उसमें ऐसे 2 लीड दिए होते हैं, तो आप इस दोनों पर रजिस्टेंस चेक कर लीजिए। क्या कर लीजिए? रजिस्टेंस चेक कर लीजिए। आपने किलो ओम पर रजिस्टेंस को सेव करना है और इसको चेक करना है। आप देखिएगा कुछ मान बताएगा। अगर आपको मान कुछ बताएगा तो उसमें आपको ये करना होगा कि उसको थोड़ा सा समझना होगा। अगर इसमें मान लीजिए कि कुछ मान बता रहा है, मान लीजिए कि 7 किलो ओम बता रहा है, कितना बता रहा है? 7 किलो ओम। तो 7 किलो ओम अगर वो मान आ रहा है तो आपको एक और चीजें करनी है, उसमें हीट करनी, उसके सेंसर को क्या करना है, थोड़ा बहुत हीट करना। हीट कीजिएगा तो उसका रजिस्टेंस जो है वो घटेगा। कहते हैं कि जो सेंसर होता है एनटीसी पर काम करता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर। जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उसका रेजिस्टेंस घटता है, और जब उसका टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। जब इसको हिट कीजिएगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और जब इसको छोड़ दीजिएगा तो रेजिस्टेंस इसका धीरे धीरे फिर बढ़ जाएगा। जब ये प्रोसेस हो रही है और इसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है कि लेकर पीसीबी को टेक्नीशियन के पास, जो पीसीबी रिपेयर करता है उसके पास लेकर जाइए। अदरवाइज अब कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि ये चीजें क्या है। इसके बाद आता है E2 एक्चुअल में आता है जो क्वाइल टेम्परेचर होता है उसके लिए होता है। देखिए जैसे कि रूम टेम्परेचर हो गया, उसी तरह क्वाइल टेम्परेचर होता है। जो क्वाइल टेम्परेचर कहाँ लगा होता है, हमारा जो कूलिंग क्वाइल होता है उसके ऊपर एक पाइप, छोटा सा पाइप दिया रहता है, उसमें उसके अंदर ही टच हुआ रहता है, जो ये बताता है कि ये कितने यहाँ पर टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर यहाँ पर, इसको भी आप अच्छे से चेक कर लो, कहीं कटा फटा तो नहीं है, कहीं जैक निकला उकला तो नहीं है, या ये भी आप चेक कर लो अच्छे से कि ये जो सेंसर है खराब है कि बढ़िया है। और मैंने विधि बता दिया कि खराब है कि बढ़िया, आप कैसे इसको चेक कर सकते हो। तो E2 का ये प्रॉब्लम हो गया। E3 जब जाएंगे तो आउटडोर पाइप टेम्परेचर सेंसर, जो आउटडोर में एक पाइप सेंसर लगाया होता है, उसको भी आप अच्छे से चेक करें कि वो अच्छे जगह पर पाइप में लगा हुआ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसके जगह पर लगाइए, अगर लगा हुआ है तो उसको चेकअप कीजिए कि वो खराब है कि बढ़िया है। सबसे ज्यादा अगर आपकी बात कर ले तो E4 का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। ये जो रेफ्रिजरेंट,
अगर मान लीजिए कि आपके एसी में रेफ्रिजरेंट 100% है या नहीं है, तो इसके लिए भी हमारे अब जो एसी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी के साथ जो एसी आ रही है, उसमें सारे में सेंसर लगे होते हैं। मान लीजिए इसमें रेफ्रिजरेंट कम है, ठीक है, अगर एसी में रेफ्रिजरेंट कम है तो उसके लिए E4 का आपको देखेंगे इधर आएगा। तो आपको समझ जाना है कि ये E4 आ रहा है तो रेफ्रिजरेंट का कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं जो चीजें है, कहीं मेरा जो रेफ्रिजरेंट है वो लीकेज तो नहीं हुआ है ना, या कहीं कम तो नहीं होता है ना। देखो लीकेज हो गया वो तो समझ में आ रहा है कहीं से कहीं लीकेज हो गया, लेकिन कम होने का मतलब ये होता है कि जब जो इंस्टॉल होता है ना नया एसी या पुराना एसी, तो उस समय क्या होता है कि लड़के आजकल के जो टेक्नीशियन है ना वो अब वैक्यूम नहीं कर रहे हैं, उसके तहत वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैक्यूम आ रहे हैं, जिससे वो जो गैस 2-4 पाइप है वो बाहर निकाल रहे हैं। इस तरह से क्या हो रहा है, वहां पर जो गैस का वैल्यू होना चाहिए वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। इस तरीके से आपको चेक कर लेना होगा कि जो रेफ्रिजरेंट है तो उसका क्या बैक प्रेशर और स्टैंडिंग प्रेशर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद आता है E6 में एक्चुअल में आपको देखना होगा फंक्शन ऑफ इंडोर फॉर फैन। ये आपको फैन देखना होगा इंडोर का, जो ब्लोअर फैन होता है ना उसको देखना होगा कि एक्चुअल में ये सही से चल रहा है कि नहीं। ये भी हो सकता है वो लो चल रहा है, ये भी हो सकता है कि डस्ट के कारण वो भारी हो गया हो और उसकी स्पीड की गति जो है वो कम हो गई हो सकता है ना। तो आपको चेक कर लेना प्रॉपर ढंग से। ये भी हो सकता है कि उसकी कैपेसिटर खराब हो गई हो, तो ये सब चेक करना है। और ये चेक कर लीजिएगा तो ये जो E6 का प्रॉब्लम है वो 100% क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेंगे E7 की। E7 से हम बात करेंगे जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर कहाँ लगा होता है सर, तब देखिए जो आउटडोर होता है ना, आउटडोर में आपने देखा होगा कि एक बाहर जो कंडेंसर कॉइल होता है, कंडेंसर कॉइल के ऊपर जो फिन्स होते हैं ना वहां पर एम्बिएंट टेम्परेचर हमेशा लगा होता है। तो आपको उसको भी अच्छे से निकालकर चेक कर लेना है कि कहीं कटफट तो नहीं गया, कहीं जो पीसीबी है उससे तो निकल नहीं गया, या कहीं चूहा वगैरह तो नहीं कट गया। जो भी है आप उसको अच्छे से चेक कर लो। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है आपके एसी में कि E7 का प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको एम्बिएंट टेम्परेचर 100% चेक करना चाहिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेंगे E0 की। E0 देखो एक्चुअल में सबसे ज्यादा अगर वोल्टेज में प्रॉब्लम आने वाली है ना तो वो E0 है, जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम देता है। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि आपको कम्युनिकेशन का कहीं हो सकता है लूज कनेक्शन हो गया, या ये भी हो सकता है कि वहां से कोई जो इंडोर से आउटडोर वायरिंग होता है वो बीच में कहीं कट गया हो। जो भी प्रॉब्लम हो आप कम्युनिकेशन का 100% प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। बहुत लोग अगर ये पता नहीं है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आपको इसके लिए आपको जो इन्वर्टर एसी है जो मैं क्लास रेगुलर यहाँ पर कराता हूँ उसमें भी आकर आप देख सकते हैं, या आप यहाँ का इंक्वायरी करके आ सकते हैं। मैं आपके लिए पर्सनल वीडियो भी बना दूंगा इस पर, कम्युनिकेशन को कैसे चेक करते हैं। तो कम्युनिकेशन वाला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर आता है वोल्टेज एसी में तो ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है। इसके बाद आता है E8। देखो आउटडोर में डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर, तो जो आपने देखा होगा डिस्चार्ज लाइन एक होता है कंप्रेसर जो जस्ट लाइक बाहर निकलता है, तो उस पर एक सेंसर लगाया होता है। वो एक्चुअली ये इसलिए दिया रहता है कि जो ओवरहीट तो नहीं हो रहा है ना, या ओवरलोड लेकर तो हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है ना। तो आपको ये चेक करना होगा, जो जब भी ये प्रॉब्लम आएगा E8 तो आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं मेरा जो कंप्रेसर है वो ज्यादा लोड लेकर चल रहा है या ओवरहीट हो रहा है। तो इस कारण से जो हमारा ये सेंसर है उसको संकेत दे रहा है पीसीबी को कि आप बंद हो जाओ, एसी नहीं चलेगा, वो इधर आएगा ही आएगा। तो इसके लिए आपको पता लगाना होगा कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। जब आपको पता लग जाएगा तो 100% ये प्रॉब्लम भी आपके लिए सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेंगे E9 की। E9 का प्रॉब्लम एक्चुअल में आता है आईपीएम। ये एक्चुअल में पीसीबी का जो मॉड्यूल होता है ना एक आईपीएम, उससे होता है। इसका भी संकेत कंप्रेसर पर ही होता है सारा चीज, कि मेरा कंप्रेसर किस लोड में चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अगर आईपीएम सही से नहीं छोड़ेगा तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा, और आईपीएम तभी बढ़िया से चलाएगा जब सब कुछ देखेगा सही है। तो ये भी स्थिति आती है। तो आपको ये समझना होगा कि मेरे कंप्रेसर पर क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, आउटडोर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो आउटडोर के पीसीबी पर जाकर चेक कीजिए, या आउटडोर का फैन या आउटडोर का कंप्रेसर जो है उसको अच्छे से देखिए। कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, इसी की वजह से जो E9 का प्रॉब्लम आया है वो आया है। इसके बाद हम बात कर लेंगे ER आउटडोर करंट डिटेक्टेड फॉल्ट। जो आउटडोर का करंट जो है ना उसको आपको चेक करना होगा कि कहीं ना कहीं फॉल्ट तो नहीं आ रहा है ना, क्या दिक्कत है। आउटडोर का जो भी कनेक्शन वगैरह है सारा चीज चेक कीजिए। कहीं से देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि आपने क्या बोलते हैं
जो अर्थ है वो भी अगर नहीं लगाए हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप अच्छे से इसका कनेक्शन आउटडोर का चेक करना होगा कि करंट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। इसके बाद आता है ईएफ आउटडोर फैन मोटर, जो आउटडोर के अंदर जो बाहर फैन लगाया जाता है उसको भी आपको चेक करना है, उसकी स्पीड तो कहीं कम नहीं होगी। मतलब जगह जगह पर हर कदम पर यहाँ पर सेंसर लगाया गया है कि अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो इसके लिए वो संकेत दे देगा कि ये प्रॉब्लम है और आप जाकर इसको सही कीजिए। क्या है ना कि इसका बचत, देखिए सच्चाई तो ये है कि बहुत कॉस्टली आता है और कॉस्टली आता है इसका मतलब ये है कि इसकी जो देख रेख है इसमें बहुत सारे सेंसर लगाए होते हैं कि ताकि आप इसको देखो, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसी प्रॉब्लम पर ये क्या हो जाता है, रुक जाता है, बाहर का और कोई प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता है। जैसे नॉर्मल एसी है, नॉर्मल एसी में अगर ये प्रॉब्लम हुआ, अब ये क्या है कि चल रहा है तो चल रहा है, जब तक से बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा तब तक से इसमें क्या होता है कि इसको आप नहीं जाकर सॉल्व कराते हो। लेकिन इसमें क्या है, एक छोटी सी प्रॉब्लम के कारण ये एसी नहीं चल पाती है, तो आपको खोजना होगा कि वो प्रॉब्लम है क्या। इसके बाद आता है बाबू ईएच का प्रॉब्लम होता है सक्शन सेंसर से। जो सक्शन लाइन पर सेंसर होता है वो भी यही चेक करता है कि भाई मेरे कहीं गैस सब कुछ सही है कि नहीं है, इसमें कोई लीकेज तो नहीं है, जितना इसमें हमको गैस चाहिए उतना है कि नहीं है। इसको जो